अब जो रेप है, रेप यदि पहले आता है तो उसके संयुक्त होने के दो नियम होते हैं। अच्छा, अभी देख लेते हैं। क, बिल्कुल ऐसे आपने देख लिया क पे कैसे वर्ण संयुक्त करते हैं। ख, बिल्कुल क जैसे ही संयुक्त होंगे, जितने भी वर्ण होंगे बिल्कुल क जैसे। जो क के बाद वाली लाइन है, ठीक है, उसमें सभी वर्ण संयुक्त होंगे। जो ये वाली लाइन है, इसी लाइन में सारे वर्ण संयुक्त होंगे। ग है, ग के भी राइट वाले लाइन में संयुक्त होंगे। घ है, घ में हमें बिल्कुल दिख रहा है। न है, जैसे न है, न में अब यदि हमें क संयुक्त करना हो तो क्या करेंगे? न में क संयुक्त होगा। न में यदि ग संयुक्त करना हो तो, या फिर न में यदि ख संयुक्त करना हो तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम ख लिख लेंगे। ठीक है, न में यदि हम ग संयुक्त करते हैं तो अब ये ऐसा ही रहेगा, ऐसे। ठीक है, न में यदि हम घ संयुक्त करते हैं तो ऐसे करके। ठीक है, अब ऐसे ही जितने भी वर्ण आएंगे आपको इतना ध्यान देना है कि वर्ण की सुंदरता भी बनी रहे, जो अक्षर हैं अक्षर की सुंदरता भी बनी रहे, और जितना कम प्रयास करना पड़े उतना कम प्रयास करें। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे आप शिरोरेखा नहीं लगा सकते हैं, ऐसे शिरोरेखा नहीं लगानी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है, ये आप कह सकते हैं कि ये ख की शिरोरेखा नहीं है बल्कि ख ही है। ठीक है, लेकिन क में ये शिरोरेखा लगती है अलग से। ठीक है, ये शिरोरेखा लगती है। जैसे ग है, ग में शिरोरेखा नहीं है बल्कि वो अपने आप में पूरा वर्ण है। जैसे आप लिखते हैं ना, ऐसे ऐसे लिखते हैं, तो ये ग में शिरोरेखा नहीं है बल्कि ये ग पूरा वर्ण है। इसलिए जब हम ख लिखेंगे तो ख के वो ऊपर की लाइन नहीं हटाएंगे, क लिखेंगे तो क के ऊपर की लाइन हटाएंगे, क्योंकि क में हमें अलग से वो शिरोरेखा दिख रही है। फिर च है, च में शिरोरेखा नहीं है, वो पूर्ण वर्ण है। जो छ है, छ में हमें शिरोरेखा दिख रही है अलग से। ठीक है, ऐसे बनाते हैं ना, तो छ में ये शिरोरेखा है, अलग से है। इसलिए जब भी हम इसको संयुक्त करेंगे बाद में आएगा तो फिर ये शिरोरेखा हट जाती है। ठीक है, ज है, शिरोरेखा नहीं है। झ है, शिरोरेखा नहीं है। य है, शिरोरेखा नहीं है। ट शिरोरेखा नहीं है। ठ, यदि आप शिरोरेखा वाला लिखते हैं तो वहां पे शिरोरेखा आपको हटानी पड़ेगी। ड शिरोरेखा नहीं है। ढ, ढ में शिरोरेखा है, तो जब ढ संयुक्त होगा तो फिर उसको शिरोरेखा हटानी पड़ेगी। तो ऐसे आपको बहुत सारे वर्ण हैं जिनपे अलग से शिरोरेखा दिखती है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे वर्ण हैं जिसमें शिरोरेखा है ही नहीं, तो वहां पे आपको शिरोरेखा हटानी पड़ेगी जहाँ पे शिरोरेखा होगी, और जहाँ पे शिरोरेखा नहीं है वो वहां पे एज इट इज जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आपको संयुक्त करते समय कुछ विषयों का विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। च, छ बिल्कुल एज इट इज होगा। ज एज इट इज संयुक्त होगा। झ एज इट इज। य, ट, ठ, ये मैं उन वर्णों की बात कर रहा हूँ पहले आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले आने की स्थिति में इन वर्णों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, और जितने भी वर्ण हैं वो बाद में बिल्कुल एज इट इज जुड़ते हैं, जैसे कि क में जुड़े हैं। ठीक है, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध,
न, प, ह, ब, भ, म। एक ही वर्ण है ऐसा, दो वर्ण है ऐसे जिनका स्वरूप बदलता है संयुक्त होते समय यदि पहले आते हैं तो। पहला है क, क का स्वरूप बदलता है, और दूसरा है र, रेप। यदि पहले आता है तो उसका भी स्वरूप बदलता है। इसके दो रूप होते हैं, एक तो ये अपने मूल स्वरूप में होता है, और दूसरा ऐसे होता है। ठीक, दूसरा ऐसे। ये दो रूप होते हैं। जब वर्ण कोई संयुक्त होता है इससे, तो मुख्यतः यही दो रूप प्राप्त होते हैं। जैसे कि यदि हम रेफ में क संयुक्त करते हैं तो, जैसे हम रेफ में क संयुक्त करते हैं तो यहाँ पे जो रेप का पहला स्वरूप है वो लिखा जाता है। ठीक, और जब हम ग में रेप को, जब हम रेप में ग को संयुक्त करते हैं तो फिर यहाँ पे जो रेप का दूसरा स्वरूप है वो आता है। ठीक, ऐसे। तो मुख्य रूप से यही दो स्वरूप ऐसे हैं रेप के, संयुक्त होते समय इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब आप पांडुलिपि पढ़ेंगे तो रेप के इन दोनों स्वरूपों में से कोई भी मिल सकता है। इसलिए आपको यदि ये ध्यान रहेगा, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं और गर्ग लिखा हुआ है, गर्ग। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, पांडुलिपि में ऐसे ही देखने को मिलेगा आपको। जितनी अच्छी राइटिंग में हम लिखे हैं ना, ऐसे ही आपको पांडुलिपि में देखने को मिलेगा। अब क्या लिखा हुआ है ये? हाँ, अब जैसे कि पहला जो वर्ण है ये आप पहचान रहे हैं। ठीक है, ग लिखा है। जो दूसरा वर्ण लिखा है उसे भी आप पहचान रहे हैं कि ग लिखा है। लेकिन ये पहले वाले में तो ऐसे खाली जगह नहीं है, लेकिन इसमें ये खाली जगह कैसे हो गई है? क्योंकि पांडुलिपियों में आपको ऐसे पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो यदि आपको ये ध्यान रहेगा कि जो रेप है, रेप के संयुक्त होने की दो स्थिति होती है। यदि रेप पहले आता है तो या तो रेप का स्वरूप ऐसा होगा या फिर रेप का स्वरूप ऐसा होगा। तो यदि इस नियम से परिचित होंगे आप, तो निश्चित रूप से यदि ये लिखा हुआ आएगा तो आप इसे गर्ग पढ़ेंगे, गर्ग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो विशेषता जो आ, न पे के ऊपर आएगा तो ये बिल्कुल ये वाला स्वरूप होगा। ऐसे एक्चुअली इसमें थोड़ी सी समस्या ये है कि किस वर्ण के साथ रेप का क्या स्वरूप होगा ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है शारदा लिपि में। ठीक है, इसलिए आपने पहले भी जो ऊ की मात्रा पढ़ी थी, ऊ की मात्रा में भी ये समस्या है। ऊ की मात्रा के दो फॉर्म मिलते हैं, दो स्वरूप मिलते हैं, लेकिन ये थोड़ा निश्चित नहीं है कि किस वर्ण के साथ कौन सा स्वरूप होगा। क्योंकि जितनी भी हमें पांडुलिपियां मिलती हैं उनमें हमें स्वरूप परिवर्तित हुआ मिलता है। जैसे घ है, घ के साथ हम कौन सा ऊ की मात्रा लगाएं ये थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन रहता है। क्योंकि एक पांडुलिपि में एक स्वरूप मिलता है तो दूसरी पांडुलिपि में हमें दूसरा स्वरूप भी मिल जाता है। इसलिए यदि हम ऊ की मात्रा के दोनों स्वरूप से परिचित रहेंगे तो फिर हमें पांडुलिपि पढ़ने में आसानी होगी। ऐसे ही जो रेप का संयोग है वो भी यदि आप इससे भी परिचित रहेंगे
तो फिर आप पांडुलिपि पढ़ने में सहज होंगे। ठीक है, पांडुलिपियां पढ़ने में ये इस प्रकार के यदि वर्ण आएंगे तो फिर आपको पढ़ने में कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी। ठीक है, तो सामान्य रूप से जो शारदा लिपि में संयुक्त वर्ण होते हैं, इनका ये स्वरूप होता है। ठीक है, अब एक दो ऐसे स्थान हैं कि जहां पे यदि वर्ण संयुक्त हो जाता है तो वहां पे मात्रा कैसे लगाते हैं। ठीक, जैसे क्या लिखा है, क्रू। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम क में ऊ की मात्रा लगाते हैं वो ऐसे लगाते हैं। ठीक है, सामान्य रूप से जो क में ऊ की मात्रा है वो ऐसे लगती है, लेकिन यहाँ पे अब रेफ जुड़ा हुआ है। तो जब रेफ जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, मात्रा कैसे लगाएंगे, रेफ का स्वरूप क्या होगा, तो उसे हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे ये क है, संयुक्त होने की स्थिति में है, ये क्या है, क्या है, रेफ है। ठीक है, तो क्र हो गया। अब इसमें हमें ऊ की मात्रा लगानी है, तो यदि ये वाला ऊ की मात्रा लगाएंगे तो फिर ये इसका सही स्वरूप नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें ऊ की मात्रा कैसे लगाएंगे हम, तो जितना आप सोच सकते हैं उससे ये परे है। देखिए, ऊ की मात्रा हम इसमें ऐसे लगाएंगे, ह्रस्व ऊ की मात्रा। ठीक है, जब रेफ संयुक्त, ठीक है, तो जब क में रेप के साथ ह्रस्व ऊ संयुक्त होता है, ह्रस्व ऊ की मात्रा लगती है, तो वहां पे सिंगल मात्रा ह्रस्व ऊ की मात्रा ऐसे लगती है। लेकिन जब क्र में हम दीर्घ ऊ की मात्रा लगाते हैं तो वहां पे हमें देखने की आवश्यकता ये है कि उसका स्वरूप कैसा होता है। जैसे हम क्रू लिखते हैं, अब इसमें हम ह्रस्व ऊ की मात्रा तो लगाना सीख गए हैं, जैसे ये है। जब हम दीर्घ ऊ की मात्रा लगाते हैं तो वहां पे हम मात्रा लेफ्ट की तरफ न करके यहाँ पे एक और मात्रा न जोड़ करके, जैसे कि हम सोचे कि यहाँ पे दीर्घ ऊ की मात्रा लगानी है तो यहाँ पे एक और ऐसे मात्रा लगाते हैं तो दीर्घ ऊ की मात्रा हो जाएगी। ऐसे नहीं होगा, बल्कि जो शारदा लिपि में रेप के संयुक्त होने पर दीर्घ ऊ की मात्रा लगाने की शैली है, पद्धति है, वो इस प्रकार है, ऐसे। ठीक है, जो सिंगल ऊ की मात्रा थी उसी में एक और लाइन ऊपर की ओर चली जाती है, ऐसे करके। ठीक है, स्पष्ट है। अब ऐसे ही यदि हम श्रु लिखते हैं, श्रु, जैसे कि हम श्रुति लिखते हैं। ठीक है, श्रुति लिखते हैं तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे आप देखिए, ये श हो गया, ये तालव्य श हो गया, इसमें ये रेप जुड़ गया, और ऊ की मात्रा कैसे लगाते हैं, तो ऐसे। ठीक है, ये श्रु हो गया, ये त हो गया, और इसमें ई की मात्रा हो गई श्रुति। ठीक, इस प्रकार से हम देखते हैं कि शारदा लिपि में जो संयुक्त वर्ण है वो बिल्कुल ब्राह्मी लिपि के नियम का ही अनुकरण करते हैं, क्योंकि ब्राह्मी लिपि सभी लिपियों की जननी है। जितनी भी लिपियां हैं उन सभी लिपियों में हमें ब्राह्मी लिपि का प्रतिबिंबन निश्चित रूप से होता है। जो भी संयुक्त होने के नियम है, जो भी मात्रा के नियम है, वो सभी हम बाद की लिपियों में देखते हैं। जैसे आप देखिए, जो ब्राह्मी लिपि में हमने आ की मात्रा देखी थी,
वो कहाँ लगती है? वर्ण के ऊपर, ठीक है, राइट साइड में। ठीक है, अब जितनी भी लिपियां हैं बाद की, उन सभी लिपियों में आप देखिए तो जहां भी आ की मात्रा लगी है वो ऊपर ही लगी है। ठीक है, कहीं नीचे या फिर लेफ्ट साइड में नहीं लगी है, वो ऊपर ही लगी है। जो ई की मात्रा है वो भी या तो लेफ्ट से होकर या फिर राइट से होकर ऊपर ही मात्रा लगी है। ऐसे ही जो ऊ की मात्रा है, री की मात्रा है ब्राह्मी लिपि में, ऊ की री की मात्रा नीचे लग रही है। वैसे ही बाकी जितनी भी लिपियां हैं बाद में जितनी उत्पन्न हुई हैं, उन सभी लिपियों में भी मात्राएं ऊ की री की मात्राएं प्रायशः नीचे देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखिए शारदा लिपि में भी हमने देखा कि जो ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा ऐसे लगती है, ठीक है, या फिर ऐसे लगती है, लेकिन ये मात्रा नीचे ही लगती है। ठीक है, ये दोनों ह्रस्व मात्राएं हैं। यदि दीर्घ मात्रा हो, ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि का ही जो ऐतिहासिक परिचय है उसको आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने ब्राह्मी लिपि को अन्य वैदेशिक लिपियों से उत्पन्न माना है। तो अब जो सामान्य छात्र हैं जो अभी जैसे बीए में पढ़ रहे हैं या फिर जो इच्छुक हैं जो अभी मतलब रिसर्च की दृष्टि को नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए तो वही सत्य होगा कि ब्राह्मी लिपि भी किसी वैदेशिक लिपि से उत्पन्न है। इसका मतलब हमारा जो शास्त्र है, हमारा जो ज्ञान है, वो अपना मूल नहीं है, बल्कि किसी और से या तो प्रभावित है या फिर उससे संस्कारित है या फिर उससे कॉपी किया गया है। ठीक है, तो हमें इस पे अभी कार्य करने की आवश्यकता है ताकि जो हमारे प्राचीन ज्ञान का मूल है वो समाज को सही सही यथार्थ रूप में पहुंच सके। ठीक है, तो शारदा लिपि के संयुक्त होने का ये नियम रहा है, इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, जान लीजिए। आगे हम शारदा लिपि के जो पांडुलिपियां हैं उनको पढ़ने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी शारदा लिपि में ग्रथित पांडुलिपियां हैं, उनको अब हम अगली कक्षा से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। और आप लोग कोशिश करिए कि अगली कक्षा में सोमवार को आप किसी 2 श्लोक का शारदा लिपि में ट्रांसलिटरेशन करके लाएं और उसके साथ एक और कोशिश करिए कि उसका ब्राह्मी लिपि में भी ट्रांसलिटरेशन करिए ताकि ब्राह्मी लिपि का पुनः अभ्यास हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम अगली कक्षा में इसके अगले चरण को पढ़ेंगे, जानेंगे।